नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम यूपी टेट का ईबीएस आज की जो मैराथन क्लास में हम कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और यह जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग इसमें से अगर 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हैं तो आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, ये नहीं है किसी किताब को रटने से आपकी तैयारी क्लियर होती है, उसको किस लेवल का कैसा कंटेंट मिल रहा है उस पर ध्यान देना होता है, उससे ही सिलेक्शन होता है, ठीक ना। तो आइए आप लोग देखिए आज कितने आप लोग क्वेश्चन सही करते हैं 50 में से। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है हमेशा सीधा, बी है हमेशा उल्टा, और सी है सीधा और उल्टा दोनों, और डी है अनियमित। तो देखिए जो है, बताइए कौन सा बनता है। 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमेशा सीधा बनता है। कैसा, हमेशा सीधा बनता है। देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है एक पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा सीधा बनता है। इसका कारण जो है कि जब ऊर्जा एक पोषक तत्व से दूसरे पोषक तत्व में जाती है तो हर स्तर पर ऊर्जा का नुकसान होता है, ठीक ना। तो इसलिए सीधा बनता है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितना प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है 10% नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 है 5%, बी है 10%, सी है 20% और डी है 50%। तो बताइए तो कितना परसेंट होगा। 5 सेकेंड का समय है। तो देखिए यह जो है 10%, कितना 10%। यह लिंडमैन का नियम है, 10% का नियम दिए है ये कि शाकाहारी जीव पौधों की कुल ऊर्जा का केवल 10% ही अपने शरीर में संचित रख पाता है और शेष 90% जो ऊर्जा होती है वह जैविक क्रियाओं और ऊष्मा के रूप में क्या होती है, नष्ट हो जाती है, ठीक ना। ये लिंडमैन का नियम है, 10% का नियम। आइए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10% का नियम किसने दिया, तो लिंडमैन ने, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्राकृतिक का सफाई कर्मी या मेहतर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है केचुआ, बी है गिद्ध और जीवाणु, सी है मांसाहारी जीव और डी है हरे पौधे। तो देखिए जल्दी बताइए, आप लोग को 5 सेकेंड का हर बार समय दिया जाएगा हर क्वेश्चन में। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए और अपना स्कोर लिखते जाइएगा कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है। अगर 50 में 40 क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं तो आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा गिद्ध और जीवाणु। जो प्राकृतिक का सफाई कर्मी बोला जाता है उसको गिद्ध और जीवाणु को। क्या होता है देखिए, गिद्ध हुआ, जीवाणु हुआ और चील जैसे कवक हुआ, ये सब क्या होता है, मृत पशुओं और वनस्पतियों को खाकर उन्हें अपघटित करके पर्यावरण को साफ रखते हैं, ठीक ना। इसीलिए इसको प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। जो मरे हुए जानवर होते हैं उसको क्या करते हैं, गिद्ध चील जो जीवाणु होते हैं वो सब खा करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए प्राकृतिक का सफाई कर्मी इसी को कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्लोबल हेक्टर, बी है नैनोमीटर, सी है हॉर्स पावर और डी है किलोग्राम। कह रहा है पारिस्थितिकी पदछाप
जो पदछाप का मतलब फुटप्रिंट, ठीक ना, के माप की इकाई क्या है, तो आप लोग बताइए। तो देखिए इसकी जो माप की इकाई है वह है ग्लोबल हेक्टर। क्या है? ग्लोबल हेक्टर, ठीक ना। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितनी पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करता है उसे क्या बोला जाता है? पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं, ठीक ना, या इंग्लिश में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं, और इसे ग्लोबल हेक्टेयर से मापा जाता है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है इकोक्लाइन, बी है इकोटोन, सी है बायोम, और डी है नीश। तो देखिए इसको कहा क्या जाता है? दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के संक्रमण क्षेत्र को हम जो बोलते हैं, जल्दी ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और देखिए आप लोग का क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। तो देखो इसको बोला जाता है इकोटोन। क्या बोला जाता है? इकोटोन, ठीक ना। जहाँ दो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं, जैसे घास का मैदान और जंगल के बीच का हिस्सा, या नदी और समुद्र में मिलने का मुहाना जो होता है, उस क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं, ठीक ना। यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक होती है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1972, 1973, 1992 और 2002। कब शुरू किया गया था जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, 2 सेकेंड का इसमें समय दूंगा। तो देखिए ये जो किया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था, ठीक ना। जो भारत में बाघों की संख्या जो घट रही थी, इसको रोकने के लिए 1 अप्रैल, कब ये भी याद कर लीजिए, 1 अप्रैल 1973 में यह कल आया गया प्रोजेक्ट टाइगर। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, बी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी है नवाबगंज पक्षी विहार, और डी है ओखला पक्षी अभ्यारण्य। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जो है, वह जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में, ठीक ना, जो बाघों के लिए और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य रूप से कौन जुड़ा है? ऑप्शन नंबर 1 है चंडी प्रसाद भट्ट, बी है मेघा पाटकर, सी है सुंदरलाल बहुगुणा, और डी है बाबा आमटे। तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो जुड़े हैं जल्दी बताइए आप लोग। यह मेघा पाटकर। कौन जुड़े हैं? मेघा पाटकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर बांध के विस्थापन और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए मेघा पाटकर और बाबा आमटे ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी किए थे, ठीक ना। तो लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर ये मेघा पाटकर नहीं रहेगा तब बाबा आमटे लगाएंगे। वैसे अगर मेघा पाटकर है तो प्राथमिकता किसको देंगे? मेघा पाटकर को ही देंगे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लाम जाओ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो ये जो है कहाँ स्थित है जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। ये जो है मणिपुर में स्थित है। कहाँ है? मणिपुर में, ठीक ना। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के कहाँ स्थित है? लोकटक झील पर स्थित है। किस पर? लोकटक झील पर स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पर संघाई हिरण, ठीक ना,
पाए जाते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर वर्गीज कुरियन और डॉक्टर माघा डागलिक। तो देखिए किसको कहा जाता है, जल्दी बताइए। तो देखिए जो कहा जाता है सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली को। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। क्यों चल नहीं रही? आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। कश्मीरी महामृग मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो देखिए जो कश्मीरी महामृग है यह जो पाया जाता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी है दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, सी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और डी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए कितना आप लोगों का क्वेश्चन सही हो रहा है। तो देखिए जो पाया जाता है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह देखिए कहाँ पर यह स्थित है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक ना। यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर हांगुल या कश्मीरी बारहसिंगा का एकमात्र प्राकृतिक निवास है यह, ठीक ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर है थार का मरुस्थल राजस्थान, बी है कच्छ का रण गुजरात, सी है असम में दलदली क्षेत्र और डी है लद्दाख के ऊंचे मैदान। जल्दी बताइए। तो देखिए जो है कच्छ का रण, इसका सही जवाब हो जाएगा कच्छ का रण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? जो जंगली गधे होते हैं वह जो है भारत में कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है थार का मरुस्थल राजस्थान, बी है कच्छ का रण गुजरात, सी है असम के दलदली क्षेत्र और डी है लद्दाख के ऊंचे मैदान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कच्छ का रण गुजरात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए गुजरात के कच्छ के छोटे रण में जंगली गधों का भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य स्थित है। इन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? खूर बोला जाता है। इसको स्थानीय भाषा में खूर बोला जाता है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। स्थानीय भाषा का मतलब गुजरात में गधों के अभ्यारण्य को खूर बोला जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है एडुआर्ड सुएम, बी है यूनेस्को और सी है डार्विन और डी है ओडम। तो देखिए कौन किया था, जल्दी बताइए। इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आप लोग देखिए आप 50 में 40 क्वेश्चन आप लोग कर लेते रहे हैं कि नहीं? अगर 50 में 40 क्वेश्चन आप लोग का अगर सही रहेगा तो जान लीजिए आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एडुआर्ड सुएम, ठीक, एडुआर्ड सुएस, ठीक ना। देखिए एडुआर्ड सुएस ने सबसे पहले बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग किया था। कौन किया था बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग? एडुआर्ड सुएस ने, ठीक ना।
लेकिन 1971 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के बाद वैश्विक स्तर पर बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाने लगे थे, ठीक ना। यूनेस्को के बाद 1971 के बाद जब यूनेस्को था उसके बाद यह बनाए जाने लगे थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है मन्नार की खाड़ी, बी है सुंदरवन, सी है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और डी है नंदा देवी। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक ना। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य के ट्राई जंक्शन पर यह स्थित है, ठीक ना। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन पर। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर अगला है 15, शांत घाटी आंदोलन का संबंध किस राज्य से था। तो ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटक, बी है केरल, सी है उत्तराखंड और डी है उड़ीसा। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा केरल, ठीक ना। देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। 15 क्वेश्चन अभी। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन कल हम करा देंगे इसका। आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है, ठीक ना। थोड़ा सा नेटवर्क बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चल नहीं रहा है, सिस्टम सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं।